हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका एजुकेटर योगेश जैन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा और मैं आपका स्वागत करता हूँ ईटूज़ इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, आपने सही सुना, ईटूज़ इंडिया हिंदी माध्यम में भी जेईई और नीट का कंटेंट लेके आया है। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर, उसका नाम जीओसी है, जिसको हिंदी में सामान्य कार्बनिक रसायन भी बोलते हैं। ठीक है, ये चैप्टर काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको ये चैप्टर नहीं आया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगी। अगर आपको ये चैप्टर आ गया तो 100% आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी। तो सभी बच्चे सबसे पहले हेडिंग डाल लें, सामान्य कार्बनिक रसायन, जिसको बेटा प्यार से हम लोग जीओसी भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन प्रभाव। देखो, पूरे जीओसी के चैप्टर में इलेक्ट्रॉन के विस्थापन की वजह से कई सारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, कई सारी दिक्कतें उत्पन्न हो जाती है। जैसे बंध लंबाई में फ़र्क आने लगता है, बंध सामर्थ्य में फ़र्क आने लगता है, बंध कोण में फ़र्क आने लगता है, अम्लीय सामर्थ्य में फ़र्क आने लगता है, क्षारीय सामर्थ्य बदल जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि यौगिकों के स्थायी में भी बदलाव देखने को मिलता है। तो वो सब हम लोग इलेक्ट्रॉन के विस्थापन की वजह से जो भी प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं यौगिक के अंदर, वो सब हम इस जीओसी के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब ये प्रभाव दो भागों में बांटे गए हैं बेटा। एक तो स्थायी प्रभाव, दूसरा आपका अस्थायी प्रभाव। अब ये स्थायी प्रभाव और अस्थायी प्रभाव क्या है? वह प्रभाव जो यौगिक के अंदर पहले से मौजूद है, मतलब किसी बाहरी अभिकर्मक के या मेरे आने से या मेरे जाने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो यौगिक में पहले से मौजूद था। वो प्रभाव कैसे होंगे बेटा? स्थायी प्रभाव। अस्थायी प्रभाव कौन से होंगे? जो किसी बाहरी अभिकर्मक के आने की वजह से यौगिक में उत्पन्न हुए। अगर मैं उस बाहरी अभिकर्मक को बाहर ले जाऊं वापस तो यौगिक में से खत्म हो जाएगा, लेकिन ये हमेशा बना रहेगा। ये यौगिक में पहले से था। हमको क्या करना है? केवल और केवल इसकी स्टडी करनी है, केवल और केवल इसको देखना है कि कैसे इसमें प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, उससे क्या क्या फर्क पड़ने वाला है यौगिकों में। तो स्थायी प्रभाव में सबसे पहला प्रभाव जो हम लोग देखेंगे वो कौन सा है? प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव। देखो, मैं आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी सिखाता जाऊंगा, क्योंकि जब हम लोग कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे पूरा का पूरा इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है। देखो भैया, कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे है और इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो इंग्लिश आना ज़रूरी है, तो हम इंग्लिश में भी बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे। मैं समझ रहा हूँ आपका भी कंपटीशन की तैयारी करने का सीन है, तो उसमें हम लोग हिंदी में पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन साथ साथ इंग्लिश में भी हम इसकी टर्मिनोलॉजी देखते जाएंगे। इसका नाम इंडक्टिव इफेक्ट है। सुना होगा, वैसे कोई भारी टेक्नोलॉजी तो है नहीं इसमें। ठीक है, प्रेरणिक प्रभाव। दूसरा प्रभाव जो बेटा बहुत ही फेमस है, अनुनाद, जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रेजोनेंस। ठीक है, इस अनुनाद में मेसोमर प्रभाव देखेंगे हम लोग। कौन सा प्रभाव? मेसोमर प्रभाव। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट स्थायी प्रभाव है, तीसरा महत्वपूर्ण स्थायी प्रभाव है, वो कौन सा बेटा? अति संयुग्मन। अति संयुग्मन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। पेपर में हिंदी में आएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। इंग्लिश इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे चल के आपको कभी दिक्कत नहीं आए। एक्चुअल में एग्जाम में क्या होता है कि कभी कभार हिंदी में और इंग्लिश में अलग अलग टाइप हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा इंग्लिश वाला जो मैटर होता है उसको
मेन माना जाता है, ठीक है। हिंदी वाले को नहीं माना जाता, इंग्लिश वाले को इंपॉर्टेंस ज़्यादा दी जाती है, इंग्लिश वाले को महत्वता ज़्यादा दी जाती है। बात समझ में आ रही है? तो हमें इंग्लिश वाली चीज़ भी पता होनी चाहिए। कहीं आपको लग रहा हो कि यार इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, तो तुरंत जाके इंग्लिश वाला सवाल भी चेक कर लो। बात समझ में आ रही है? तो अति संयुग्मन, ये 3 प्रभाव जो है बेटा वो स्थायी प्रभाव है। इन स्थायी प्रभावों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेरणिक प्रभाव, अनुनाद और अति संयुग्मन, ये जैसे ही 3 प्रभाव आपको समझ में आ जाएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 50 से 60% आ गई, और इसमें से सवाल बनता ही बनता है। बात समझ में? अब अस्थायी प्रभाव जो कि हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट फिलहाल नहीं है, रिएक्शंस में आएगा, अभिक्रियाओं में आएगा, वहाँ पे हम लोग देख लेंगे, लेकिन फिर भी नाम जानना जरूरी है। सबसे पहला जो अस्थायी प्रभाव है वो कौन सा प्रभाव बेटा? इंडक्टोमेरिक प्रभाव। इंडक्टोमेरिक प्रभाव। सर इंग्लिश में क्यों लिख रहे हो? भैया इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम टर्मिनोलॉजी चलती है, इसलिए इंग्लिश में लिख दिया। दूसरा प्रभाव कौन सा है बेटा? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, ये दोनों प्रभाव कैसे हैं बेटा? ये दोनों प्रभाव अस्थायी प्रभाव है जो कि किसी बाहरी अभिकर्मक के आने की वजह से यौगिक में उत्पन्न होंगे। जैसे ही उस बाहरी अभिकर्मक को मैं लेके चले जाऊंगा दूर, ये यौगिक में से अपने आप हट जाएंगे। लेकिन ये स्थायी प्रभाव जो प्रेरणिक प्रभाव है, अनुनाद है, अति संयुग्मन है, ये हम लोग देखेंगे कि ये पहले से यौगिक में मौजूद था, ठीक है, और उसकी हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ तक सबसे पहले आप नोट डाउन करो, ठीक है। आपने लिख लिया होगा बेटा ये, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग जो है प्रेरणिक प्रभाव को पढ़ेंगे। अपने को ये समझ में आ गया स्थायी प्रभाव क्या है, अस्थायी प्रभाव क्या है। स्थायी प्रभाव जो पहले से यौगिक में मौजूद है, अस्थायी प्रभाव जो किसी बाहरी अभिकर्मक के आने की वजह से लग रहा है, ठीक है। अब ज़्यादा जानकारी तो एक एक के अंदर घुसेंगे तभी पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है हमारा प्रेरणिक प्रभाव देखते हैं, ठीक है। लिख लिया होगा आप लोगों ने। सबसे पहले बेटा हेडिंग लगाएंगे हम लोग प्रेरणिक प्रभाव। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट को शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? I.E से लिख सकते हैं। मैं बहुत सारी जगह पे I.E लिखूंगा ताकि आपका और मेरा दोनों का समय बचे। बात को समझना, ठीक है। फालतू की मेहनत नहीं लगनी चाहिए ना, जहाँ काम की मेहनत है वहाँ लगाएंगे, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो प्रेरणिक प्रभाव को शॉर्ट में क्या लिख दिया अपन ने? इंडक्टिव इफेक्ट को I.E। पहले इसको समझते हैं, फिर इसके बारे में बहुत सारी बातें लिख रहेंगे, ठीक है। प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है बेटा? जैसे मैंने एक मॉलिक्यूल लिखा, एक यौगिक लिखा CH3 CH2 CH2 Cl। ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, CH3 CH2 CH2 Cl। क्या आप लोग इसका नाम बता सकते हो बेटा? यार क्या आप लोग इसका नाम बता सकते हो मेरे को? सिंपल है, 1 2 3 3 कार्बन की चेन है, नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। खैर मुझे उससे मतलब नहीं है। आप ये बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसका है? इस कार्बन का। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसका है? क्लोरीन का। ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। भाई बंध कैसे बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बंध के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन किसका है? कार्बन का। ये इलेक्ट्रॉन किसका है? क्लोरीन का। बात समझ में आती है? अच्छा मुझे बताओ, कार्बन और क्लोरीन में अधिक विद्युत ऋणी कौन है? ज़्यादा विद्युत ऋणी कौन है? क्लोरीन है या कार्बन है? भाई क्लोरीन है यार, क्लोरीन ज़्यादा विद्युत ऋणी है कार्बन से, सुने होंगे आप, ठीक है। अगर क्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी है कार्बन से, तो मैं आपको जो बोलने जा रहा हूँ सुनना ध्यान से। ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है बेटा। ये क्या हो जाता है? थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, इस तरह से। क्यों? क्योंकि क्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी है। अब क्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी है, इसलिए कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया। मैं बोल रहा हूँ आंशिक रूप से थोड़ा सा खिसका है, वो पूर्ण रूप से शिफ्ट नहीं हुआ है। जैसे मैंने एक आइटम लिखा, इधर देखो आप, ये लिखा मैंने NaCl। ये NaCl होता है या फिर ये Na+ और Cl- होता है? Na+ और Cl-। यहाँ पे देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन किसका था? सोडियम का। ये इलेक्ट्रॉन किसका था? क्लोरीन का। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा किसके पास चल गया? क्लोरीन के पास। इसलिए इसके पास क्या आ गया? ऋणायन आ गया, माइनस आवेश आ गया। बात समझ में आ रही है?
लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ आंशिक रूप से क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो बताओ पूर्ण रूप से ऋणायन आएगा या फिर आंशिक ऋणायन आएगा? आंशिक ऋणायन आएगा। और अगर यहाँ आंशिक ऋणायन आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? आंशिक धनायन। यहाँ पे इसको डेल्टा 1 बोल रहा हूँ, बात समझना, क्योंकि क्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी है। क्लोरीन के अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया थोड़ा सा। अब ये कार्बन जो है इस पे डेल्टा 1 पॉजिटिव आवेश आ गया, यानी कि ये कार्बन और इस कार्बन में अब फर्क आ गया। इन दोनों कार्बन में ये कार्बन अधिक विद्युत ऋणी हो गया। भाई पहले अगर ये नहीं होता तो एक चीज बताओ, तीनों के तीनों कार्बन कैसे होते? बताओ, तीनों कार्बन कैसे होते बताओ? उदासीन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आवेश आ गया, तो यहाँ पे जो आवेश आएगा वो क्या आएगा बेटा? डेल्टा 2 पॉजिटिव, और इसकी वजह से इस पे क्या आएगा? डेल्टा 3 पॉजिटिव। बात को समझना आप, यहाँ पे ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ गया, फिर यहाँ से इस कार्बन ने इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचा, फिर यहाँ से इस कार्बन ने इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचा। सबसे ज़्यादा खींचने की ताकत किसकी होगी? इस क्लोरीन की, क्योंकि सबसे अधिक विद्युत ऋणी है। फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। बात को समझना आप, ये क्लोरीन किस समूह की तरह व्यवहार कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह। क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह। और ये पूरा का पूरा जो है ये क्लोरीन के लिए किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दाता समूह। इलेक्ट्रॉन दाता समूह। भाई ये पूरा का पूरा जो ग्रुप लगा हुआ है, ये समूह लगा हुआ है, ये इस क्लोरीन को क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और ये क्लोरीन क्या कर रहा है? इस पूरे ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसलिए ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह। और ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन दाता समूह। एक मिनट नोट करना है यहाँ तक। हाँ, तो भाई ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह है और ये इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है। इसको इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह क्यों बोला भैया? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और ये पूरा का पूरा समूह क्या कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन दाता समूह, वो इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह। अब देखो इसमें से बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। पहली बात तो कौन से बंध के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, कौन से बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ से विस्थापित हुए? सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन। तो बात सुनना, प्रेरणिक प्रभाव की परिभाषा क्या निकल के आ रही है? सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन। बताओ आंशिक हुआ है पूर्ण विस्थापन हुआ? यहाँ पे आंशिक विस्थापन। सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ या समूह की तरफ, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु या समूह की तरफ क्या कहलाता है बेटा? प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु या समूह की तरफ क्या कहलाता है? प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा ये बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन खिसका है, ये मैंने खिसकाया है या यौगिक में पहले से ही खिसक रहा होगा, पहले से ही शिफ्ट हो रहा होगा? भाई मैं तो यार समझाने के लिए आया हूँ भाई, ठीक है। मैंने थोड़ा ना समझा, मैंने थोड़ा ना खिसकाया, पहले से विद्युत ऋणता में अंतर है इनमें, तो पहले से ये सब चीज़ें हो रही होगी इसमें। मैं तो आपको समझा रहा हूँ यार, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पे ये चीज़ें पहले से ही हो रही थी, इसलिए ये कैसा प्रभाव है? स्थायी प्रभाव। मेरे आने से कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे आने से केवल इतना फर्क पड़ा कि मैंने आपको दिखा दिया कैसे शिफ्ट हो रहा है, कैसे खिसक रहा है, कैसे विस्थापित हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ये पहले से ही खिसका होता है, इसका मतलब ये कैसा है? स्थायी प्रभाव। अच्छा यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आंशिक विस्थापित हुआ है या पूर्ण रूप से? आंशिक रूप से विस्थापित हुआ है, तो ये प्रभाव कैसा प्रभाव बेटा? दुर्बल प्रभाव। ये प्रबल प्रभाव नहीं है। प्रबल क्यों नहीं है? प्रबल होता तो पूर्ण रूप से विस्थापित हो जाता, लेकिन यहाँ पे कैसा हुआ? आंशिक रूप से विस्थापित हुआ है, इसलिए ये प्रभाव कैसा है? दुर्बल प्रभाव है। बात समझ में आ रही है? अब जैसे जैसे मैं आगे जाता जा रहा हूँ, आप एक चीज बताओ मुझे, जितनी खींचने की ताकत क्लोरीन की थी, क्या इस कार्बन की औकात उतनी है क्या कि ये इस कार्बन से उतनी तेजी से खींच ले जितनी तेजी से क्लोरीन खींच रहा है? ना भैया, इस क्लोरीन की औकात ज़्यादा थी, फिर इस कार्बन की उससे कम है, फिर इस कार्बन की उससे भी कम है, फिर इस कार्बन से उससे भी कम है। मतलब आप लोग क्या कहना चाह रहे हो? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि डेल्टा 1 पॉजिटिव डेल्टा 2 पॉजिटिव से ज़्यादा है और डेल्टा 3 पॉजिटिव डेल्टा 2 पॉजिटिव से कम है। मतलब डेल्टा 1 पॉजिटिव ज़्यादा, फिर डेल्टा 2 पॉजिटिव, फिर डेल्टा 3 पॉजिटिव। ये है भैया कहानी। डेल्टा 1 पॉजिटिव, डेल्टा 2 पॉजिटिव, डेल्टा 3 पॉजिटिव। जैसे जैसे मैं दूर जाता जा रहा हूँ वैसे वैसे प्रेरणिक प्रभाव यानी कि खींचने की ताकत कम होती जा रही है या बढ़ती जा रही है? कम होती जा रही है। तो प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर आधारित है कि नहीं है?
प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर भी आधारित है। कैसे आधारित है? जैसे जैसे मैं दूर जाता जा रहा हूं प्रेरणिक प्रभाव बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बताओ, प्रेरणिक प्रभाव बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। जैसे जैसे दूर जाता जा रहा हूं प्रेरणिक प्रभाव कम होता चला जा रहा है। बात समझ में आ रही है? सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन, पहली बात। दूसरी बात मैंने ये प्रूव कर दिया आपको ये स्थायी प्रभाव है। तीसरी बात मैंने ये प्रूव कर दिया आपको कि ये दुर्बल प्रभाव है। चौथी बात मैंने आपको ये प्रूव कर दी जैसे जैसे मैं दूर जाता जा रहा हूँ प्रेरणिक प्रभाव कम होता चला जा रहा है, प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर आधारित है। ये सारी बातें भी अपन लिखेंगे, लिखना जरूरी है। क्यों लिखना जरूरी है? क्योंकि एग्जाम में जो भी मैं बात बोल रहा हूँ ना सब पूछी जा चुकी है या पूछी जाएंगी, मतलब पूछी जा सकती हैं, जाएंगी ये नहीं पता, जा सकती है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नेक्स्ट बात जो है, नेक्स्ट बात ये है बेटा कि आप मुझे बताओ क्या इस इलेक्ट्रॉन ने अपना कक्षक बदला क्या? क्या प्रेरणिक प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन अपना कक्षक बदलते हैं? नहीं भाई, अभी भी ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का ही है, ये इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से क्लोरीन के पास नहीं गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से क्लोरीन के पास चला जाता तो फिर ये अपना कक्षक बदल लेता, लेकिन अभी भी ये किसका है? कार्बन का। यानी कि प्रेरणिक प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन अपना कक्षक नहीं बदलता। बात समझ में आ रही है? अब देखो सब दूर जाते जा रहे हो, दूर जाते जा रहे हो, प्रेरणिक प्रभाव कम हो रहा है, कहाँ तक माने, कहाँ तक लगेगा? मैं कह रहा हूँ आपको 3 कार्बन के बाद आप प्रेरणिक प्रभाव को मत मानो। 3 कार्बन के बाद प्रेरणिक प्रभाव को क्या माना गया है? नगण्य माना गया है। 3 कार्बन के बाद प्रेरणिक प्रभाव को नगण्य माना गया है, गिनते ही नहीं अपन उसको। और दूसरी बात, हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव जो है वो 0 माना गया है। तो कुल मिला के कितने पॉइंट आ गए? पहला पॉइंट बताओ, प्रेरणिक प्रभाव क्या है? स्थायी प्रभाव है, प्रूफ कर दिया। दूसरी बात बताओ, प्रेरणिक प्रभाव का कारण क्या है? क्यों आया प्रेरणिक प्रभाव? क्योंकि यहाँ पर विद्युत ऋणता का अंतर था। अगर विद्युत ऋणता में अंतर नहीं होता तो क्या प्रेरणिक प्रभाव आता? नहीं। प्रेरणिक प्रभाव का कारण है विद्युत ऋणता में अंतर। तीसरी बात, प्रेरणिक प्रभाव प्रबल है या दुर्बल है? दुर्बल प्रभाव है। दुर्बल प्रभाव क्यों है? क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से विस्थापित हो रहे, पूर्ण रूप से विस्थापित नहीं हो रहे। चौथी बात, प्रेरणिक प्रभाव कहाँ तक मान्य? 3 कार्बन तक। 3 कार्बन के पश्चात प्रेरणिक प्रभाव को नगण्य माना गया। चौथी बात क्या है? हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव 0 होता है कि नहीं होता? हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव 0 होता है। पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? कि प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर आधारित होता है। जैसे जैसे दूर जाएंगे प्रेरणिक प्रभाव क्या होता जाएगा बेटा? कम होता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये जो समूह है ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, ये जो समूह आपका इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है। अब प्रेरणिक प्रभाव 2 भागों में बांटा गया। एक होता है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, एक होता है ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। एक देने वाला, एक लेने वाला। लेने वाला कौन है? इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, तो इसको क्या बोल देंगे? ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। और ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव को किससे डिनोट किया जाता है बेटा? -I से। और धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव को किससे डिनोट किया जाता है बेटा? +I से। मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या होता है? +I, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है वो क्या होता है? -I। बात समझ में आ रही है आपको? इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जो है वो -I ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन दाता समूह है वो कैसा बेटा? धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। बात समझ में आ रही है आपको? +I और -I केवल डिनोट करने का तरीका है। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो +I है, जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो -I है, जो अधिक विद्युत ऋणी है वो -I है, जो कम विद्युत ऋणी है वो क्या है? +I है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक नोट डाउन करो आप। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि +I क्या है, -I क्या है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा? परिभाषा लिख लेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो मैंने आपको समझाए हैं प्रेरणिक प्रभाव के लिए, ठीक है, उसको अपन एक एक करके पॉइंट बना के लिख लेते हैं। सबसे पहला परिभाषा, तो प्रेरणिक प्रभाव की परिभाषा क्या बताएगी मैंने आपको अभी? सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु या समूह की तरफ क्या कहलाता है? प्रेरणिक प्रभाव। तो वो लिख लेंगे, सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु या समूह
की तरफ प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसके कौन से बंद है बेटा? सिग्मा बंद इलेक्ट्रॉन। ध्यान से, सिग्मा बंद के इलेक्ट्रॉन का कौन सा विस्थापन? आंशिक विस्थापन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु या समूह की तरफ प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है, ठीक है। अच्छा, प्रेरणिक प्रभाव कितने प्रकार के बेटा? ये तो पहली बात हो गई अपनी। दूसरी बात, प्रेरणिक प्रभाव दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, जिसको बेटा अपन ने क्या बोला? प्लस आई। और ये कौन से होते हैं प्लस आई वाले? धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन दाता समूह वाया सिग्मा बंद। जो सिग्मा बंद के इलेक्ट्रॉन से, जो सिग्मा बंद से इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं वो क्या कहलाते हैं? धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव प्लस आई। पहली बात। दूसरी बात, दूसरा कौन सा बेटा? ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। ये सब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव कौन से होते हैं, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव कौन से होते हैं, केवल लिखने के लिए, ठीक है। ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव कौन से होंगे बेटा? माइनस आई वाले समूह कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह वाया सिग्मा बंद। वाया क्यों लिखा भाई? वाया, वाया मतलब सिग्मा बंद के इलेक्ट्रॉन से जो इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है सिग्मा बंद के थ्रू, वो क्या है? अपना ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव है। और जो सिग्मा बंद के इलेक्ट्रॉन से डोनेट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह क्या है? प्लस आई समूह, प्लस आई है अपना, ठीक है। यहां तक नोट डाउन करो। हाँ भाई, परिभाषा लिख लिया आपने सिग्मा बंद के इलेक्ट्रॉन वाली, ठीक है। अब यहाँ पे अपन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लेते हैं जो कि मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है, कि महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से होंगे। अच्छा, किसके लिए लिख रहे हैं अपन महत्वपूर्ण बिंदु? प्रेरणिक प्रभाव के लिए, इंडक्टिव इफेक्ट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या होगा कि प्रेरणिक प्रभाव जो है, मैंने बोला था आपको मैं आई डॉट ई से लिखूंगा, ये स्थायी प्रभाव है या अस्थायी प्रभाव है? स्थायी प्रभाव है। देखो आप इसको ऐसा मत समझना कि फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा है ये, नहीं, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। कोई भी पॉइंट स्टेटमेंट बन के आ सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, जेई में, मेंस में, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट स्थायी प्रभाव है। अच्छा, स्थायी प्रभाव क्यों है? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट स्थायी प्रभाव इसलिए है, प्रेरणिक प्रभाव स्थायी प्रभाव इसलिए क्योंकि मैंने नहीं पैदा किया भाई, मैंने उत्पन्न नहीं किया, पहले से यौगिक में था, ठीक है ना। तो मेरे जाने के बाद भी रहेगा तो स्थायी है ना भाई। किसी के आने से क्या किसी के जाने से प्रेरणिक प्रभाव पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरी बात, प्रेरणिक प्रभाव प्रबल प्रभाव है या दुर्बल प्रभाव है? प्रेरणिक प्रभाव दुर्बल प्रभाव है। प्रेरणिक प्रभाव दुर्बल प्रभाव है। अच्छा, प्रेरणिक प्रभाव दुर्बल प्रभाव क्यों है? क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से विस्थापित कर रहे हैं। अगर पूर्ण रूप से विस्थापित करते ना बेटा तो ये प्रभाव कैसा हो जाता? प्रबल प्रभाव हो जाता। लेकिन अभी कैसा है? दुर्बल प्रभाव, ठीक है। तीसरा पॉइंट बताओ आप, तीसरा पॉइंट क्या था प्रेरणिक प्रभाव के लिए? प्रेरणिक प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट बताया था भाई, प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर आधारित होता है। प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर आधारित होता है। अच्छा, मेरे को इतना सा बता दो आप कि प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर आधारित होता है तो प्रेरणिक प्रभाव दूरी के साथ बढ़ता है या कम होता है? कम होता है भाई। तो इसका रिलेशन क्या आ जाएगा? प्रेरणिक प्रभाव व्युत्क्रम अनुपाती होगा दूरी के। कैसा होगा बेटा? व्युत्क्रम अनुपाती होगा दूरी के। प्रेरणिक प्रभाव दूरी के व्युत्क्रम अनुपाती होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे प्रेरणिक प्रभाव कम होता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप लोगों ने ये तो लिख ही लिया होगा, तो इसको मिटा देते हैं।
कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूँ, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा चौथा पॉइंट। अच्छा, प्रेरणिक प्रभाव, हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव कैसा माना गया है बेटा? 0, अभी बताया था आपको। तो प्रेरणिक प्रभाव हाइड्रोजन का क्या माना गया है? 0 माना गया है, 0 माना गया है, ठीक है भाई। किसी ना किसी को तो डेटम पे लेके चलना पड़ेगा, तो हमने हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव क्या मान लिया? 0 मान लिया। जो भी देखेंगे इसके सापेक्ष देखेंगे। अगला पॉइंट, 3 कार्बन के पश्चात, 3 कार्बन के पश्चात प्रेरणिक प्रभाव क्या माना गया है? नगण्य माना गया है। नगण्य मतलब जिसको गिना नहीं जाता, नगण्य माना गया है। 3 कार्बन के पश्चात प्रेरणिक प्रभाव को नगण्य माना गया है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको बोला था क्या प्रेरणिक प्रभाव के दौरान जो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से विस्थापित हो रहा था, क्या वो अपना कक्षक बदल रहा था? क्या वो कार्बन से उठ के क्लोरीन के पास चला गया था क्या? नहीं। तो यानी कि प्रेरणिक प्रभाव में इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक नहीं बदलता। तो अगला पॉइंट, प्रेरणिक प्रभाव में इलेक्ट्रॉन अपना कक्षक नहीं बदलता है। ठीक है, आप वापस देख लो, भले नहीं आ रहा हो तो। यहाँ पे CH3 CH2 CH2 Cl, अपन ने ये बात करी थी। ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का था, लेकिन थोड़ा सा किसकी तरफ शिफ्ट हो गया था बेटा? यहाँ पे क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया था ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ज्यादा विद्युत ऋणी था, ये कम विद्युत ऋणी है। बात समझ में आ रही क्या? ये ज्यादा विद्युत ऋणी था, कम विद्युत ऋणी है, थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हुआ था, विस्थापित हुआ था। क्या पूर्ण रूप से क्लोरीन के कक्षक में चल जाएगा क्या? नहीं, अभी भी किसका है? कार्बन का। तो प्रेरणिक प्रभाव में इलेक्ट्रॉन अपना कक्षक नहीं बदलता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सामान्य तौर पर जो एल्कील समूह है उसका प्रेरणिक प्रभाव हमेशा +I माना जा रहा है, ठीक है। सामान्यतः एल्कील समूह का +I माना जाता है। सामान्यतः R ग्रुप होता है ना, R समूह, R समूह का प्रेरणिक प्रभाव, I.E लिख रहा हूं, +I माना जाता है। देखो ये आम तौर पर है, ऐसा नहीं है हमेशा ये बात सच है, हमेशा ये बात सच नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में, अधिकतम केसेस में R समूह का जो है वो +I माना जाता है, ठीक है ना। तो अपन इतना मान लेते हैं अभी तो कि R समूह का +I होता है। मैं आपको ऐसे केसेस भी बता दूंगा जिसमें R समूह का -I भी लगता है, ठीक है। तो यहां तक आप नोट डाउन करें। तो ये बात समझ में आ गई। 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक पॉइंट मैं बाद में ऐड करूंगा, ठीक है, और एक एग्जांपल के साथ ऐड करूंगा। अभी ये 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है, सारे के सारे आपने लिख ही लिए, समझा भी दिए मैंने। अब नेक्स्ट आपके लिए एक क्वेश्चन है, उस प्रश्न को आप हल करेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा समूह +I लगाता है या -I लगाता है, ठीक है। तो प्रश्न लिखेंगे, गोले में दिए गए समूह का प्रेरणिक प्रभाव ज्ञात करें। गोले में दिए गए समूह का प्रेरणिक प्रभाव ज्ञात करें। देखो इस क्वेश्चन से आपका प्रेरणिक प्रभाव आधे से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये करना है, मैं नहीं करूँगा, पहले आपको ट्राई करना है। आपको बता दिया मैंने कि प्रेरणिक प्रभाव कब उत्पन्न होता है, जब विद्युत ऋणता में अंतर होता है। प्रेरणिक प्रभाव का मेन कारण क्या है? विद्युत ऋणता में अंतर। अगर विद्युत ऋणता में अंतर नहीं होगा तो प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न ही नहीं होगा, बात समझ में आई। और अगर विद्युत ऋणता में अंतर है तो जो अधिक विद्युत ऋणी होगा उसका -I, और जो कम विद्युत ऋणी होगा उसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? +I। तो सबसे पहला सवाल लिख रहा हूं मैं,
आपको गोले में दिए हुए समूह का बताना है ये प्लस आई लगाएगा या माइनस आई लगाएगा, ठीक है। आप पहले 6 क्वेश्चन ट्राई करो, मैं और क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सबसे पहले आप 6 क्वेश्चन ट्राई करो, चलो। जितनी देर में मैं 6 क्वेश्चन के बाद वाला क्वेश्चन लिख रहा हूं उतनी देर में सवाल हो जाना चाहिए, ठीक है। सवाल पे फोकस रखें। हाँ भाई, ये 6 सवाल हुए। चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो ये कार्बन कैसा है बेटा, ये कार्बन है आपका sp3 कार्बन, ठीक है। और ये क्या है, फ्लोरीन। और आप एक चीज बताओ मुझे, कार्बन और फ्लोरीन में ज्यादा विद्युत ऋणी कौन होता है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन अगर ज्यादा विद्युत ऋणी है तो इसका कौन सा प्रभाव लगेगा, माइनस आई। ये क्या करेगा, इससे खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। फिर यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। कार्बन कौन सा बेटा, sp3। ये क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणी, कौन सा प्रभाव लगाएगा, माइनस आई। ये कार्बन कैसा है बेटा, sp3 कार्बन। और ये कार्बन भी कैसा है, sp3। अब मुझे ये बताओ, ये प्लस आई लगाएगा, माइनस आई लगाएगा, क्या लगाएगा। एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या विद्युत ऋणता का अंतर है, नहीं तो नहीं है। तो भैया यहाँ पे प्रेरणिक प्रभाव क्या होगा, 0। फिर यहाँ पे बात करते हैं, ये कार्बन कैसा है बेटा, sp3 कार्बन। और यहाँ पे नाइट्रोजन है। भैया नाइट्रोजन तो है ही, उसके पीछे 2 ऑक्सीजन पे लगे हुए हैं। वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से खींचेंगे और जितना नाइट्रोजन से खींचेंगे नाइट्रोजन उतना आगे से खींचेगा। तो ये कैसा है बेटा, माइनस आई। इस कार्बन को देखो बेटा, ये कार्बन कैसा है, sp2 कार्बन। अगर ये कार्बन sp2 है तो ये कैसा है, ये भी sp2 कार्बन। सर ये भी sp2, ये भी sp2। अब तो नहीं खींचेगा भैया। इसके पीछे देखो, पीछे तो देखो, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है इसके पीछे। ये ऑक्सीजन इस कार्बन से खींचेगा और अगर ये ऑक्सीजन इस कार्बन से खींचेगा तो यहाँ पे इसकी विद्युत ऋणता इससे अधिक हो जाएगी। इसके पीछे ऑक्सीजन है, इसके पीछे क्या है, कार्बन। तो ज्यादा कौन खींचेगा, ये। तो कौन सा प्रभाव लगाएगा बेटा, माइनस आई। SO3H, ये कार्बन है sp2 और ये SO3H है जिसके पीछे ऑक्सीजन लगे हुए हैं। तो ये कौन सा लगाएगा बेटा, माइनस आई। क्या 6 सवाल आपने कर लिए, चेक कर लो। कोई गड़बड़, आगे के सवाल ट्राई करो एक बार, आगे के सवाल ट्राई करो। चलो हाँ तो भैया ये ट्राई किया आपने। 7 नंबर वाले में देखो, ये कार्बन कैसा है, sp2। ये कार्बन कैसा बेटा, sp। और sp2 और sp में ज्यादा विद्युत ऋणी कौन है, sp। अच्छा ये बताने की जरूरत पड़ेगी क्या मुझे कि sp2 और sp में ज्यादा विद्युत ऋणी sp है, जिसमें परसेंटेज
एस चरित्र ज़्यादा होते हैं उसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है। इसमें परसेंटेज एस चरित्र कितने एसपी में, अरे भाई 100 का नोट है, 2 आदमी को दिया 50-50 तो यहाँ 50%, यहाँ पे 100 का नोट है 3 आदमी को दिया, अब 3 आदमी को 33.33, यहाँ 50% है या 33% है, यानी कि 50% यहाँ पे एस चरित्र है बेटा। अगर यहाँ पे 50% एस चरित्र है तो जितने ज़्यादा एस चरित्र होंगे उतनी ज़्यादा विद्युत ऋणता होगी। अगर इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो इसका कौन सा प्रभाव, माइनस आई। फिर यहाँ पे देखो ये कार्बन कैसा है बेटा, sp2, और ये कार्बन कैसा बेटा, sp3। ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp3 है। बताओ sp3 और sp2 में ज़्यादा विद्युत ऋणी कौन, sp2, तो इसका कौन सा प्रभाव लगेगा, प्लस आई। अपने को तो गोले में दिए गए समूह का निकालना है, बात समझ में आ रही। फिर यहाँ पे देखो ये कार्बन कैसा है, sp2, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन और कार्बन में ज़्यादा विद्युत ऋणी कौन, नाइट्रोजन, तो भैया एक कौन सा प्रभाव लगाएगा, माइनस आई। फिर यहाँ पे देखो ये क्या है, कार्बन sp2 और ये ऑक्सीजन, कार्बन sp2 और ऑक्सीजन में ज़्यादा विद्युत ऋणी ऑक्सीजन, कौन सा प्रभाव, माइनस आई। अब यहाँ पे देखो ये कार्बन कैसा बेटा, sp, और ये कार्बन कैसा बेटा, sp2। sp2 और sp में ज़्यादा विद्युत ऋणी कौन, sp, और गोले में दिए गए समूह में कौन सा आ रहा है, sp, इसलिए इसका कौन सा प्रभाव, माइनस आई। फिर यहाँ पे देखो ये गोले में दिए गए समूह में जो जुड़ा हुआ है वो कौन सा कार्बन है, sp2, और ये कौन सा है, sp3। बात समझ में आ रही है कि आपको, ये sp2 है, ये sp3 है, तो इसका कौन सा प्रभाव लगेगा, माइनस आई। सर इसका यहाँ पे माइनस आई तो इसका प्लस आई, तो इसका प्लस आई तो यहाँ कैसे माइनस है, भैया यहाँ पे इस कार्बन से sp कार्बन जुड़ा हुआ था, यहाँ पे इस कार्बन से sp3 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो sp3 और sp2 में ज़्यादा विद्युत ऋणी sp2 है, इसलिए माइनस आई। भाई सापेक्ष वाली बात है, एक समूह माइनस आई होगा तो दूसरा प्लस आई होगा। अब यहाँ पे देखो ये कार्बन sp2 है और ये कार्बन भी sp2 है, ठीक है, तो यानी कि प्रेरणिक प्रभाव क्या होगा, 0, क्योंकि ये भी sp2 ये भी sp2, गलत। ये sp2 है, ये sp2 है। सर थोड़ी देर पहले तो बताया था आपने कि sp3 विद्युत ऋणता में अंतर नहीं था, तो आपने बोला था प्रेरणिक प्रभाव 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे ये sp2 अभी बोल रहे हो प्रेरणिक प्रभाव 0 नहीं है। भैया रीजन देंगे, रीजन बिना रीजन के नहीं चलना, रीजन के साथ चलना है। यहाँ पे देखो ये जो अंदर के पाई इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, हालांकि इसी चैप्टर में, इसी जीओसी वाले चैप्टर में सामान्य कार्बनिक रसायन में हम आगे चल के अनुनाद का किस्सा पढ़ेंगे। उस अनुनाद से बात प्रूव हो जाएगी कि ये जो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन है ये घूम रहे हैं अंदर ही अंदर, और घूम रहे हैं, घूमने के कारण क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे एक चक्रीय विद्युत उत्पन्न हो रहा है, और चक्रीय विद्युत उत्पन्न होने की वजह से इसकी विद्युत ऋणता, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, किससे, बाहर वाले से। चक्रीय विद्युत, कौन सा विद्युत है, चक्रीय विद्युत। इस चक्रीय विद्युत के कारण विद्युत ऋणता थोड़ी सी बढ़ गई, जिसके कारण यहां पे चक्रीय विद्युत के कारण विद्युत ऋणता थोड़ी सी बढ़ गई, जिसके कारण ये वाला जो है माइनस आई और ये वाला कैसा हो गया बेटा, प्लस आई समूह हो गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है, इतना नोट करो। तो बेटा अपन ने ये देख लिया कि कौन सा समूह प्लस आई है, कौन सा समूह माइनस आई है, ठीक है। अपन ने बहुत सारी चीजें सीख ली प्रेरणिक प्रभाव में कि प्रेरणिक प्रभाव के कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रेरणिक प्रभाव क्यों स्थायी प्रभाव होता है, प्रेरणिक प्रभाव क्यों दुर्बल प्रभाव होता है, प्रेरणिक प्रभाव में कैसे इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक को नहीं बदलता है, ठीक है, और कौन कौन से समूह प्लस आई लगाते हैं, कौन कौन से समूह माइनस आई लगाते हैं। सब कुछ खेल किस पे डिपेंड है, विद्युत ऋणता पे, ठीक है। अभी प्रेरणिक प्रभाव खत्म नहीं हुआ है, अगले लेक्चर में हम फिर से प्रेरणिक प्रभाव के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।